हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, आज मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में पढ़ा। मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कितनी आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं ना अभी हम। ये किसकी देन है? ये उन क्रांतिकारियों की देन है जो अपनी मौत को हथेली पे लिए हमारे लिए जिए। पहले मुगलों ने गुलाम बनाया, तब भी काफ़ी क्रांतिकारी हुए जो हर पल उनसे लोहा लिया करते थे। अभी वो दौर ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अंग्रेज़ आ गए और गुलामी का वो दौर चलता रहा। सोचो, आपके हमारे जैसे साधारण सोच के लोग ही होते तो क्या आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो जी पाते। 100 में से 5-10 लोग ही होते हैं जो असाधारण होते हैं। आज तो फौज में भर्ती होने से भी लोग डरते हैं, सोचते हैं क्या पता कब जान चली जाए। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि जान का क्या है, वो तो एक दिन जानी ही है, कुछ करके मरेंगे तो खुद पर नाज होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी भी उनमें से एक थे, जो एक ऐसे पत्रकार थे जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग किया करते थे। अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने खुलकर लिखा और इसके तहत कई बार जेल भी जाना पड़ा। वो एक ऐसे पत्रकार थे जो सुलगते हुए दंगों के बीच गए, क्योंकि उस समय उन्होंने उन दंगों को शांत करना ही अपना धर्म समझा। पर उन्हीं दंगों की बलि वो चढ़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी एक हिंदू कायस्थ परिवार में पैदा हुए। 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में इनके ननिहाल में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम जय नारायण था, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हथगांव के निवासी थे, पर ग्वालियर रियासत के मुंगावली के एक स्कूल में हेड मास्टर थे। वो फारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का बाल्यकाल वहीं बीता और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। इनके पिताजी की वजह से ही शायद भाषाओं पर इनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी माता का नाम गोमती देवी था, जो सहारनपुर जेल के जेलर की बेटी थी। अपनी माँ से ही इन्हें अनुशासन, धर्मपरायणता के संस्कार मिले थे। दोस्तों, एक बात तो सच है कि माँ बाप के जीने का तरीका अपने बच्चों पर बहुत असर डालता है। 1905 में भीलसा विदिशा से अंग्रेजी मिडिल परीक्षा पास की। 1907 में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में एंट्रेंस परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में दाखिला लिया, और यहीं से ही उनका झुकाव पत्रकारिता की तरफ बढ़ा। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने आत्मोत्सर्ग करके पुस्तक लिख डाली थी, जिसे ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो कितने उच्च विचारों के थे। उस किताब का एक अंश मैं आपको बताती हूँ। आत्मोत्सर्ग करने वालों में साहस का होना आवश्यक है। संसार में सब काम, बड़े अथवा छोटे, बुरे अथवा भले, साहस के बिना नहीं होते। बिना साहस के बड़े कामों का होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। सोचो, इतनी छोटी सी उम्र में इस तरीके की किताब लिखना वो साधारण लोगों की बात नहीं होती है। उनका पहला पत्रकारिता का अनुभव मशहूर लेखक पंडित सुंदर लाल के साथ हुआ, जब वो उनके अखबार कर्मयोगी से जुड़े। आर्थिक स्थिति अच्छी न चलने के कारण 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपया महीने के वेतन पर काम शुरू किया। तब वो अभ्युदय नामक पत्रिका पढ़ा करते थे, लेकिन उन्हें वो पत्रिका पढ़ने से मना किया गया, क्योंकि वो पत्रिका राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी, जिसके चलते उन्होंने ऑफिस से अपना इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने 1909 में पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में नौकरी की। वहाँ भी प्राचार्य द्वारा पत्रिका अभ्युदय के पढ़े जाने पर ऐतराज़ के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1911 में समाचार पत्र सरस्वती में उनका पहला लेख आत्मोत्सर्ग शीर्ष से प्रसारित हुआ, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी किया करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों से प्रभावित होकर ही पत्रकारिता में आए थे। इसी के साथ साथ वो अभ्युदय पत्रिका से भी जुड़ गए, जिसका संपादन पंडित मदन मोहन मालवीय किया करते थे। पत्रकारिता का अच्छा खासा ज्ञान पाकर और अपने सहयोगियों के मार्गदर्शन का आश्वासन पाकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 9 नवंबर 1913 में प्रताप नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। ये नाम उन्होंने महाराणा प्रताप के नाम पर रखा था।
अब कलम की ताकत उनके हाथ में थी। इतिहास गवाह है कि जो काम कलम ने कर दिखाया है वो तलवार भी नहीं कर सकती। कलम सत्ता परिवर्तन भी कर सकती है। ऐसा ही हुआ। प्रताप धीरे धीरे करके आज़ादी की लड़ाई का मुखपत्र साबित होने लगा। जब ये पत्रिका शुरू की गई थी तो उसमें पृष्ठों की संख्या 8 थी। धीरे धीरे ये 32 तक पहुंच गई। प्रताप के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी अंग्रेज़ों के जुल्मों की कहानियाँ दिल खोल कर लिखा करते थे। अपने पत्रिका के माध्यम से उन्होंने किसानों की आवाज़ बुलंद की। ज़मींदारों और पूंजीपतियों के द्वारा होने वाले किसानों के शोषण के बारे में ज़बरदस्त तरीके से लिखा। ये पत्रिका इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी कि 23 नवंबर 1920 से इसका साप्ताहिक की जगह दैनिक प्रकाशन होने लगा था। 1921 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन का प्रताप पत्रिका ने जमकर समर्थन किया, जिसके चलते प्रताप के प्रकाशन पर अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंध भी लगवा दिया गया। आर्थिक संकटों से जूझते हुए उन्होंने फिर से प्रकाशन का काम शुरू करवाया। ऐसा ही प्रतिबंध उन पर 1918 को भी लगाया गया था, जब उन्होंने सौदा-ए-वतन नामक कविता अपने प्रताप में छापी थी। तब देशद्रोह के आरोप के चलते प्रताप का प्रकाशन बंद करवा दिया गया था, लेकिन वो स्थितियों से फिर से उभर कर प्रकाशन चालू करवा दिया करते थे। अपनी कलम की ताकत से उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। इन सब के चलते उन्हें 5 बार जेल जाना पड़ा, भारी जुर्माना चुकाना पड़ा। 7 जनवरी 1921 में हुए रायबरेली किसान हत्याकांड, जिसमें कई किसानों पर गोलियां चलवा दी गई थी, उसके खिलाफ इन्होंने प्रताप में खबर छापी, जिसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने उन पर मुकदमा कर दिया, जिसके चलते उन्हें 3 महीने की जेल की सज़ा काटनी पड़ी। जेल से निकलकर भड़काऊ भाषण के आरोप में उन्हें फिर से एक बार गिरफ्तार किया गया। फिर उन्हें 1924 में छोड़ा गया। 1925 में गणेश शंकर विद्यार्थी यूपी विधानसभा के लिए चुने गए। 1929 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 1929 में उन्हें यूपी कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया, जिसके चलते उन्हें सत्याग्रह आंदोलन की जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत 1930 में उन्हें फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मार्च 1931 में उनकी रिहाई की गई। गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण योजनाओं में उनके साथ हुआ करते थे। यहाँ तक कि प्रताप प्रकाशन केंद्र इन सब क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 25 मार्च 1931 को इस क्रांतिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ भयंकर आक्रोश था, जिसके तहत 24 मार्च 1931 को हड़ताल का ऐलान किया गया था और कानपुर में भी सभी दुकानें बंद होनी थी। इनकी शहादत के चलते कानपुर में हिंदुओं ने तो अपनी दुकान बंद की, पर किसी भी मुसलमान ने अपनी दुकान बंद नहीं की थी। जब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उन्हें समझाने गए, तब उनका स्वागत पत्थरों से किया गया। देखते ही देखते पूरे कानपुर में दंगे भड़कने लगे। जब गणेश शंकर विद्यार्थी ने ये सब सुना तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और दंगों की जगह पर जाकर दंगों को रोकने की कोशिश की। काफ़ी जगहों पर उन्हें सफलता भी मिली। जहाँ कहीं हिंदू परिवार फंसे थे उन्हें भी बचाया, कहीं जहाँ मुसलमान परिवार फंसे थे उन्हें भी बचाया। लेकिन एक जगह दंगों का आलम इतना ज़्यादा ख़राब था कि गणेश शंकर विद्यार्थी उन दंगों की बलि चढ़ गए। यहाँ तक कि उनकी लाश 2 दिन बाद अस्पताल की लावारिश लाशों के ढेर में मिली, जिसे पहचान पाना भी मुश्किल था। उनके कपड़ों और कुछ चीज़ों के चलते उन्हें पहचाना गया। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जो लिखने को ही अपना धर्म नहीं मानते थे, बल्कि अन्याय के खिलाफ ज़मीन पर भी उतर जाया करते थे। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।